8वां सवाल एक्सरसाइज 4.3। देखिए सब लोग किताबों में देखिए, एक रेलगाड़ी एक समान चाल से 360 किलोमीटर की दूरी तय करती है। कितनी दूरी तय करती है? 360 किलोमीटर के मतलब यदि रेलगाड़ी की चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती, किससे अधिक होती ये तो बताया ही नहीं, लेकिन ये बताया है कि रेलगाड़ी की चाल अगर 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती तो उसी यात्रा में 1 घंटा कम समय लेती। यानी कौन सी यात्रा में? 360 किलोमीटर दूरी तय करने में। यानी वो किसी न किसी चाल से चलती होगी पहले और उस चाल से नहीं चली। किस चाल से चली? 5 किलोमीटर प्रति घंटा तेज चली। तो जब तेज चलोगे तो क्या होगा? कम लगेगा। तो रेलगाड़ी की चाल ज्ञात कीजिए। मान लेते हैं, माना रेलगाड़ी की चाल 80 किलोमीटर प्रति घंटा। तो समय कितना लगता होगा इस चाल से? आपको मालूम है चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटा समय। तो चाल गुणा समय कितना आ जाएगा? तो समय बराबर कितना है? दूरी बटे चाल। यानी अगर हमें कभी समय निकालना है तो दूरी को चाल से भाग कर देंगे तो उस दूरी का समय निकल आएगा जिस चाल से हम उसे भाग करना है। तो रेलगाड़ी द्वारा 360 किलोमीटर दूरी x किलोमीटर प्रति घंटे से की चाल से पूरा करने में लगा समय। कितना आ जाएगा भाई? दूरी बटे चाल। और दूरी कितनी है? 360 और चाल कितनी है? अब क्या हुआ? चाल बढ़ गई। कैसे बढ़ी? दबा दिया एक्सीलेटर, ठीक है। कितनी बढ़ी? 5 किलोमीटर प्रति घंटा। तो हम कहते हैं बढ़ी हुई चाल। रेलगाड़ी की क्या किया इसने? चाल को अधिक कर दिया। नई चाल लिखो। नई चाल कितनी हो गई रेलगाड़ी की? x + 5, यानी जितना पहले समय लगता था जितनी चाल पहले थी उससे 5 किलोमीटर प्रति घंटा ज्यादा हो गई। दूरी उतनी रही, समय कितना लगेगा? नया समय। नया समय तो वही हुआ। कुल दूरी कितनी थी और कुल समय कुल चाल। और ये आंसर कितना आएगा? क्योंकि रेलगाड़ी की चाल किलोमीटर प्रति घंटा है तो किलोमीटर से किलोमीटर घटेगा, घंटे में उत्तर आ जाएगा। प्रति सेकंड होता सेकंड में आता, प्रति मिनट होता तो प्रति मिनट में आता। अब इस स्थिति में जब उसकी चाल बढ़ गई, किसकी? रेलगाड़ी की, तो उसे 1 घंटा कम लगता है। अब ये बताओ, इस ये वाला जो समय है ये है जब वो इस चाल से चल रहा है, ये वाला समय है जब वो इस चाल से चल रहा है। अभी बताओ दोनों में से ज्यादा कौन सा है? ऊपर वाला ज्यादा है। क्यों? क्योंकि वो धीरे धीरे चल के समय आया। या अगर किसी को इतनी गहराई में नहीं पहुंचा जा रहा किसी से तो और आसान कर देते हैं। आपने बचपन में पढ़ा होगा कि अगर दो भिन्न हैं उनके अंश समान हैं तो वो भिन्न बड़ी होती है जिसका हर छोटा होता है। ये तो सबने पढ़ा होगा। अब x अंश समान है और इसका हर x है और इसका x प्लस किसका हर ज्यादा है? तो छोटी कौन सी भिन्न होगी? नीचे वाली ऊपर वाली बड़ी होगी। अभी तो बताया अगर अंश समान है तो भिन्न के हर ये निर्धारित करेंगे कि कौन सी भिन्न बड़ी है। जिसका हर बड़ा है वो भिन्न छोटी। तो इन दोनों में अभी तुमने बताया कि x + 5 x से बड़ा है, इनका अंश समान है, तो इन दोनों में कौन छोटा हो जाएगा? और
बड़ा कौन होगा? और आपको ये बता रखा है कि पहली चाल और थोड़ी बड़ी हुई चाल से चलते हो तो समय में जो अंतर आता है वो समय में अंतर आता है आपके पास एक। ठीक है भाई, तो बड़ी समय में से छोटा समय घटा दो। बड़ा समय कौन सा है? 60/1। छोटा समय कौन सा है? दोनों को घटाइए, कितना आ जाएगा? अब एलसीएम लीजिए। कैसे लेंगे एलसीएम? दोनों को गुणा करके लिखो। एलसीएम लेने का तरीका है, दो हर है, दोनों को गुणा करके लिखो। इस हर की इससे गुणा कर दो और इस हर की हो गया एलसीएम का हिसाब किताब करो। हो जाएगा 360 गुणा x प्लस 5 माइनस 360 गुणा। ये समझ में आ गया? दोनों हर की गुणा करके लिख दो। इधर वाले हर की इससे गुणा, इधर वाले हर की इससे गुणा, निशान अपनी जगह। कोई दिक्कत यहाँ तक? बराबर 1। अब इन दोनों में से कॉमन ले लो। कितना कॉमन आ रहा है? 360। क्या बचा? माइनस बटे x गुणा x प्लस 5 बराबर। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये तो हो गया भाई 360। x कट गया, क्या बचा? 5 बराबर 1 गुणा तिरछी गुणा हो जाएगी। क्यों? तिरछी गुणा पढ़ी है नहीं कि अगर कोई भिन्न है, ऐसा समझ लो ये इधर भाग कर रहा है, इधर क्या करेगा? तो ये पूरा भाग करना था, इधर जाके इसने ये भी ठीक है। तो ये आ गया आपका 0, 6 पंजे 30 और 5 दिया 15 और 3 18 बराबर x की घात 2 प्लस 5x। ये कैसा है? ये ब्रैकेट खुलेगी तो ये वाला x पहले इसे गुणा करेगा, प्लस की जगह प्लस, फिर ये वाला x 5 को गुणा करेगा। कितना आ गया भाई आपके पास? अब 1800 के ऐसे टुकड़े, मध्य पद को दो भागों में विभाजित करके करेंगे। 1800 के ऐसे टुकड़े, यही तो बताया था गुणनखंड विधि में, मध्य पद को दो भागों में विभाजित करके इसको हल करेंगे हम। तो हमने मध्य पद की जगह ब्रैकेट लगा दिया, अचर पद का निशान माइनस का माइनस लगा दिया। अब इसके ऐसे टुकड़े जो घट के 5 आ जाए, ठीक है? कैसे निकलेंगे देखो भाई। पहले 1800 लिखो, 1800 को चलो 18 गुणा 100 लिख लो। ये घंटे तो 5 आना नहीं, ठीक है? अब ऐसा करो, इसको लिख लो। हाँ, अभी इसके बाद पढ़ा जाए तो 9 दूनी 18 गुणा 25 चौका 100। अब देखो 25 दूनी 50, 9 चौक 36, काम नहीं चलेगा। 9 दूनी 18, 18 चौक 72, काम नहीं चलेगा। और करो 9 पंजे 45 और 4 दूनी 8, 8 पंजे 40। हुआ कुछ? इसको 9 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 4, मतलब टुकड़े करते जाओ और फिर गुणा करके 2 लेके आते जाओ। 2 संख्याएं, उनको घटा के लेके आना तो घटा के चेक करते चले जाओ। कुछ बच्चे दिमाग से करेंगे, कुछ लिख के करेंगे। करो, हमने तो सब चेक करके देख लिया, ऐसे नहीं आया। फिर हमने कहा भाई ऐसा करो, 9 दूनी 18, 25 चौका 100 नहीं आ रहा। 25 नहीं हुआ 225, 4 दूनी 8 नहीं आ रहा। 9 चौक 36, 25 दूनी 50 नहीं आ रहा। 25 के भी टुकड़े मार दिए, 9 पंजे 45, 5 चौक 20 दूनी 45 में तो 40, ठीक है? तो 45 माइनस 40। इसके बाद हम एक विधि ऐसी बताएंगे कि इससे भी बच जाओगे। जिसको ये नहीं आता है वो जो कल विधि बताएंगे, आज भी बताएंगे, उसमें फिर आप अगर ये नहीं भी कर पाते तो भी सवाल निकाल के ले जाओगे। देखिए x की घात 2 प्लस गुणा करो 45x माइनस 40x माइनस 1800 बराबर से, यहाँ से कॉमन लो, कितना आ रहा है? x कितना बचा? 45 माइनस यहाँ से क्या कॉमन ले? माइनस 40 कॉमन ले लो, तो माइनस कॉमन लिया तो ये प्लस हो गया। x 40 तो पूरे कॉमन आ गया, माइनस कॉमन लिया है तो ये माइनस तो प्लस हो जाएगा। अब 40 से इसे भाग कर दो, 45 ही आएगा बराबर 0। अब x प्लस 45 दोनों में आ रहा है, निकाल लो कॉमन। कितना बचा ब्रैकेट?
भाई चाल तो ऋणात्मक नहीं हो सकती, क्या हो सकती है? तो चाल ऋणात्मक अगर चाल ऋणात्मक नहीं हो सकती यानी x का मान -45 नहीं हो सकता, तो फिर x का मान क्या होगा? 40। अतः ये तो माना था हमने। बात समझ आई? अब बहुत सारे सवाल हैं, ये वाले जो सवाल हैं इन्हें आप करेंगे, जो नहीं होगा वो आप कल पूछेंगे हमसे, समीकरणें बनेगी। तीसरा सवाल बिल्कुल ऐसे हो जाएगा जैसे हमने ये कराया। तीसरा सवाल का फर्स्ट पार्ट देखो, सेकंड तो बिल्कुल ऐसे हो जाएगा। तीसरे के फर्स्ट पार्ट में उसने कहा है x + 1/x = 3 और समीकरण के मूल याद करने माइनस। कैसे ज्ञात होंगे मूल? मूल ज्ञात करने के लिए इसके बटे में 1 लिख दो। अब इन दोनों का एलसीएम ले लो। भाई बिना एलसीएम ले बटे वाले सवाल तो होते नहीं। अब एक में बटे में हर है, दूसरे में बटा नहीं है, तो बटे 1 लगाने का अधिकार आपके पास है, हमने 1 लगा लिया। अब इनका एलसीएम लो, दोनों को गुणा करके लिख दो। अब इसकी गुणा इससे x * x² - 1 का 1 बराबर 3, पीछे गुणा कर लो 3 है। इसको इधर ले आओ, x² - 3x - 1। अब इसे हमें हल करना और कह दिया इसने कि इस सवाल को द्विघाती सूत्र के उपयोग से ही हल करिए। किसके सूत्र से? द्विघाती सूत्र। अब भाई द्विघात समीकरण का सूत्र हमने कल लिखवाया था, क्या था? इधर लिख रहा हूं मैं। द्विघात समीकरण तो पहली बात होती क्या है? द्विघात समीकरण ये होती है ax² + bx + c = 0। पाठ का नाम ही द्विघात समीकरण, ये द्विघात समीकरण। इसमें सबसे पहले हम शुरू करते हैं विविक्तिकर से। विविक्तिकर माने d। विविक्तिकर किससे लिखते हैं हम? d। तो d बराबर जो होता है वो होता है b² - 4ac। अगर d का मान धनात्मक है या d का मान 0 है तो द्विघात समीकरण के वास्तविक मूल संभव है, और अगर d का मान ऋणात्मक आ गया तो द्विघात समीकरण के वास्तविक मूल संभव नहीं। ये हम पहले भी कई बार बता। तो फिर हम निकालते हैं द्विघात सूत्र, और द्विघात सूत्र कब लगाते हैं? जब d का मान धनात्मक हो या 0। अगर समीकरण के मूल संभव नहीं है तो क्या उन्हें निकाल पाओगे? निकाल पाओगे। तो जब नहीं निकाल पाओगे तो निकालोगे क्यों? इसका मतलब पहले क्या निकाल लिया करोगे? विविक्तिकर। क्या नाम है इसका और क्या है फॉर्मूला इसका? पहले हम विविक्तिकर ही निकाला करेंगे, और विविक्तिकर निकाल के अगर विविक्तिकर धनात्मक है या 0 है तब तो सवाल हल करेंगे, वरना कह देंगे समीकरण के मूल संभव नहीं है। तो विविक्तिकर निकालने के लिए जो दिया गया समीकरण है उसकी तुलना इससे की है ax² + bx + c। a का मान कितना है इसमें बताओ? a का मान कितना है? b का और c का तुलना करो। x² का गुणांक a है, यहाँ x का गुणांक कुछ नहीं है, एक माना जाए। x का गुणांक में b है, यहाँ x का गुणांक -b। अचर पद -1 है, यहाँ अचर पद c। तो पहले हम d निकालें। क्या होता है d? और हिंदी में क्या नाम है d का? अंग्रेजी में कहते हैं इसको डिस्क्रिमिनेंट। क्या कहते हैं? डिस्क्रिमिनेंट। b का मान रखो -3 का वर्ग -4 गुणा 1 गुणा -1। मान रखने का हमने तुम्हें तरीका बता ही दिया। जहां भी मान रखोगे ब्रैकेट में रखो। तो b की जगह ब्रैकेट में -3, 4 a धनात्मक है ऐसे लिख दो, लेकिन वो c ऋणात्मक है तो ब्रैकेट में। अब माइनस का वर्ग हमेशा कैसा आता है? किसी भी ऋणात्मक संख्या का वर्ग करोगे वो हमेशा धनात्मक आएगा। 3 का वर्ग प्लस माइनस 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 4 कम 4 कितना आ गया? 9 4। किसका मान आया है?
धनात्मक है ऋणात्मक है? धनात्मक है। धनात्मक का मतलब होता है जीरो से बड़ा, जो जीरो से बड़ा वो धनात्मक। तो समीकरण के वास्तविक मूल संभव है या नहीं? अब अगर डी का मान जीरो होता है तो समीकरण के मूल वास्तविक होते हैं तथा बराबर होते हैं। बराबर क्यों होंगे? डी का मान जीरो कर दो, यहाँ पर अभी सूत्र लिखा नहीं है मैंने। सूत्र ये होता है माइनस डी प्लस माइनस वर्गमूल डी बटा 2। अगर डी का मान जीरो हो गया तो प्लस का निशान लोगे और माइनस का निशान लोगे तो एक ही मान निकल के आएगा, तो समीकरण के मूल बराबर आ जाएंगे। तो समीकरण के मूल बराबर तब होते हैं जब विभक्तिकर का मान शून्य होता है, और बराबर भी होते हैं और वास्तविक भी होते हैं। वास्तविक है लेकिन बराबर। और अगर डी का मान जीरो से बड़ा है तो डी का कोई ना कोई मान लो, एक बार प्लस का निशान लोगे और एक बार, तो प्लस कर लेने का मतलब जोड़ोगे और माइनस कर लोगे मतलब घटाओगे, यानी दोनों संख्याएं अलग अलग आएंगी। यानी x के मान जो आएंगे वो अलग अलग आएंगे, यानी दो मान आएंगे वो आपस में बराबर होंगे या नहीं? नहीं होंगे। तो इसका मतलब निकल के तो आ रहे हैं, यानी समीकरण के मूल कैसे होंगे? वास्तविक तथा असमान। कैसे होंगे? किस स्थिति में? अगर विभक्तिकर का मान धनात्मक है और विभक्तिकर का मान शून्य है, वास्तविक तथा समान, और विभक्तिकर का मान ऋणात्मक है तो समीकरण के मूल संभव नहीं है, ज्ञात नहीं किए जा सकते। ठीक है, तो सूत्र तभी लगाएंगे जब डी का मान धनात्मक है, या डी का मान धनात्मक है तो समीकरण के वास्तविक मूल अतः द्विघात सूत्र से, द्विघात सूत्र क्या कह रहा है? x बराबर माइनस बी प्लस माइनस वर्गमूल डी बटा 2। तो मान लगाओ जरा b का कितना है? माइनस 3, एक माइनस पहले से माइनस माइनस प्लस माइनस वर्गमूल 13 बटे 2 वहाँ 1। अब एक बार प्लस का निशान ले लो, 3 प्लस वर्गमूल 13 बटे 2 तथा, और एक बार माइनस का निशान ले लो, 3 माइनस वर्गमूल 13 बटे, समीकरण के क्या है? मूल। तो द्विघात नहीं भी लगाओगे तो समीकरण, ये मूल कहलाते हैं। मूल मतलब हल, हल मतलब अगर 3 प्लस वर्गमूल 13 बटे 2 x की जगह रख दोगे तो ये 3 के बराबर आ जाएगा। ऐसे ही 3 माइनस वर्गमूल 13 बटे 2 रखोगे तो भी ये 3 के बराबर। घर जाके आप चाहे तो उत्तर की जांच भी कर सकते। तो ये क्या किया हमने? ये द्विघात सूत्र की सहायता, इसका एक नाम और होता है द्विघात सूत्र की जगह, इसे हम कहते हैं श्रीधराचार्य सूत्र। क्या कहते हैं? श्रीधराचार्य सूत्र। और ये किस काम आता है? उस द्विघात समीकरण को हल करने का काम आता है जिसके मध्य पद को हम विभाजित नहीं कर सकते। करके दिखाओ कितना हिम्मत है। 3 एक के ऐसे टुकड़े लेके आओ जरा, जो घट के 3 आ जाए। तो ये वाली विधि फेल हो गई, फेल हो गई नहीं? तो सवाल कैसे हल होगा? सवाल हल करने का फिर ये तरीका है श्रीधराचार्य विधि। ये तब काम आती है जब आपके मध्य पद को दो भागों में आप विभाजित ना कर पाओ, या जैसे ये कैलकुलेशन कर रहे हो, तुम्हें ऐसे दो कर रहे हो, मेहनत कर रहे हो और तुम्हें नहीं मिला 45 गुना 40, तुम करते रहे 20 मिनट तक 30 मिनट तक। इससे अच्छा ये है कि यहाँ से यहाँ जो आया है ये ए हो गया, ये बी हो गया और ये बराबर डी निकालो। 20 को माइनस थोड़ी सी लगा, डी का मान धनात्मक आएगा, सूत्र लगा दो। सूत्र में बी डी और ए के मान डालो, एक बार प्लस का निशान लो और एक बार माइनस का। आप देखोगे प्लस का निशान लेके माइनस का निशान लेके ये दो मान निकल आएंगे, एक को कैंसिल कर देना, आपको उत्तर तुरंत निकल आएगा। तो कौन सा सूत्र बढ़िया है? तो जो बच्चों को इसमें कंफ्यूजन है, मैं तो ये कहता हूँ कि आप इसी को याद रखें, केवल इसको याद रखिए, उसको याद करने की जरूरत ही नहीं। मतलब हर सवाल इसी तरीके से करिए। वर्गमूल में अब आपको वर्ग याद होनी चाहिए। मान लो वर्गमूल में 576 आ जाए, वर्गमूल में आपका 11,000 15,025 आ जाए, तो वो पता होना चाहिए वर्ग 1 से लेके 50 तक के। हमने पहले भी कहा था याद करना, ठीक है? जितना जल्दी हमारी बातें मान लोगे उतनी गणित आसान हो जाएगी। करिए।